तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का विषय इतिहास का दूसरा अध्याय राजा, किसान और नगर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, दूसरे अध्याय में मैंने आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिया, इसलिए प्यारे बच्चों आज मैं आप सभी को दीर्घ प्रश्न उत्तर कराने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, कुल दीर्घ प्रश्नों में आज मैं आप सभी को कुल 5 दीर्घ प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, कुल मिलाकर के 5 दीर्घ प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को 5 और करा दूंगा। ठीक है, यानी कि इस अध्याय में जो दीर्घ है वो दीर्घ कम से कम आपको 9 दीर्घ ही बनेगा, और इस अध्याय से दीर्घ हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस कारण सबसे ज़्यादा दीर्घ प्यारे बच्चों आपको इसी अध्याय में देखने को मिलेगा। इसलिए पूरा का पूरा दीर्घ प्रश्न उत्तर एक वीडियो में संभव नहीं है, ये आपको संभव नहीं था। ठीक है, इसलिए आधा मैं इस वीडियो में बनाया हूँ, आधा मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहला प्रश्न आपका निकल करके आता है। पहला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा कलिंग युद्ध और उसके प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, जब कलिंग युद्ध हुआ था तो कलिंग युद्ध में जो रक्तपात को देख करके मैंने आप सभी को बताया था कि अशोक का जो दिल था वो दिल पिघल गया, दहल गया, और अशोक ने यह निर्णय लिया कि अब से मैं कभी जिंदगी में युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, और उन्होंने किस चीज को अपना लिया? तो प्यारे बच्चों वो धर्म को अपना लिया, यानी कि नैतिकता पर आधारित जो भी कार्य थे, जैसे दुखियों को यानी कि गरीबों को दान देना, है कि नहीं, जो व्यक्ति लोग दुखी हैं उसका सहायता करना, ठीक है, बड़े से प्यार करना, तो इस प्रकार का जो नीति था वह नीति अपना लिया। ठीक है, तो आपको प्रश्न है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा कलिंग युद्ध और उसके प्रभाव पर टिप्पणी लिखी, यानी कि दोनों में से किसी भी प्रकार से प्रश्न आपको रहेगा तो आपको उत्तर दे देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। कलिंग युद्ध में एक भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का दिल दहल गया, उसे युद्ध के नाम से घृणा होने लगा और उसने भविष्य में युद्ध ना करने की शपथ ली। ठीक है, उसने अपनी जीवन धारा को ही बदल दिया, यानी कि अशोक का जो जीवन धारा था, यानी कि अशोक बचपन से जैसे जीते आ रहा था, कलिंग युद्ध के बाद जो है अब वह सोच लिया कि जैसे मैं बचपन से जीता था अब मैं वैसे कभी जिंदगी में मैं नहीं जीऊंगा। ठीक है, मैं अपने जीवन धारा को ही बदल दूंगा, यानी पहले वो अपने पूर्वजों की तरह युद्ध लड़ता था, ठीक है, उसके बाद शिकार करता था, मांस मछली खाता था, अब वो पूरा का पूरा अपने जीवन रेखा को ही बदल दिया। ठीक है, तो देखिए, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। क्या प्रभाव पड़े? तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहला धर्म विजय। ठीक है, तो पहले जो अशोक था वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, यानी कि पूरे विश्व को जीतना चाहता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्हें लगा, यानी अशोक को यह लगने लग गया कि यदि मैं दुनिया जीत लूं तो असली विजय वह नहीं है। असली विजय क्या है? असली विजय है धर्म विजय, अर्थात कि मानव का जो हृदय होता है, यदि हम उस हृदय को जीत लेना तो वही दुनिया का सबसे बड़ा विजय है। ठीक है, जैसे मान के चले कोई गरीब है और ठंड में जो है गरीब एकदम थरथरा रहा है, कांप रहा है कंबल के बिना, यदि हम उसको, अशोक कहता है कि यदि हम उस गरीब को यदि हम कंबल दे दें, कल्याण करें, तो क्या होगा? तो वही सबसे बड़ा एक विजय है। ठीक है, कल जो गरीब व्यक्ति होगा उसके हृदय में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है ना, बन जाता है। तो इसलिए अशोक ने धर्म विजय को चलाया। ठीक है, तो अशोक ने अपने विश्व विजय के स्वप्न, जो विश्व विजय का जो सपना देखता था, और पर्ण को जो पर्ण लिया हुआ था, तो और पर्ण को तोड़कर धर्म विजय की ओर कदम बढ़ाएं। उसे अब प्रतीत होने लगा कि विश्व पर सबसे बड़ी विजय मानव हृदय पर विजय प्राप्त करना है। तो मानव हृदय पर प्यारे बच्चों विजय कैसे प्राप्त होगा? जब उसके लिए आप उसके हित के लिए कार्य करिएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों दूसरा आपका पॉइंट है बौद्ध धर्म ग्रहण करना। ठीक है, अब देखिए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, कलिंग युद्ध ने अशोक की आंखें खोल दी, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यह संभव हो सकता था कि कलिंग युद्ध ना होता तो अशोक बौद्ध धर्म नहीं ग्रहण करना, यानी कि यह पक्का फिक्स था। यदि मान के चलिए कलिंग युद्ध ही नहीं होता,
कलिंग युद्ध नहीं होता तो अशोक का आंख नहीं खुलता, आंख नहीं खुलता तो अशोक क्या बौद्ध धर्म को स्वीकारता? अशोक बौद्ध धर्म को नहीं स्वीकारता। और यदि अशोक बौद्ध धर्म को नहीं स्वीकारता तो पूरे दुनिया में जो बौद्ध धर्म है, जैसे चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, वहां आपको इतने तादाद में बौद्ध धर्म के लोग आज देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जीवन शैली में परिवर्तन। अशोक ने क्या किया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपने जीवन धारा को ही बदल दिया। ठीक है, तो देखिए कलिंग युद्ध के पूर्व अशोक ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध लड़ी है, यानी कि जैसे उनके दादा परदादा पिताजी युद्ध लड़ते थे उसी प्रकार अशोक ने युद्ध लड़े। अशोक ने शिकार खेले हर राजकुमार की तरह, ठीक है, इत्यादि बुरे काम किए। लेकिन युद्ध के बाद उसकी जीवन धारा बदल गई, वह पुजारी और दुखियों का सेवक बन गया। ठीक है, इसलिए तो अशोक महान कहलाया। ठीक है, चौथा पॉइंट में प्यारे बच्चों आता है निर्बल सैनिक संगठन। ठीक है, इस नीति का त्याग करने के साथ ही सेना का मनोबल गिर गया। अब देखिए जो अशोक था तो युद्ध लड़ता था, उसका जो सैनिक था काफी मजबूत था, एकदम दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूत, जिसके सामने सब कोई अपना क्या करे तो तलवार अपना नतमस्तक कर दी, इतना उसका शक्तिशाली था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक सोचा कि अब कभी जिंदगी में हम युद्ध करेंगे ही नहीं, तो सैनिक बढ़ा करके तो कोई फायदा है नहीं, इसलिए जो सैनिक का जो मनोबल था, जो युद्ध नहीं लड़ा, उसके विकास के लिए कुछ नहीं किया गया, तो सैनिक का मनोबल गिर गया। और सैनिक का मनोबल गिरने के साथ ही जो मौर्य साम्राज्य है वो मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसित हो गया। क्योंकि सैनिक कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है साम्राज्य कमजोर होगा और दूसरे कोई आएगा आक्रमण करके उसको जीत लेगा। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का पतन की ओर चला। ठीक है, किसके कारण? तो निर्बल सैनिक संगठन के कारण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह आपका पहला प्रश्न हो गया, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। पहले सीक्वेंस करना आज हम भूल गए हैं। यह आपका दूसरा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन की जानकारी दे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए मौर्य धर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मौर्य प्रशासन। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि हमको आखिर इसका जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो देखिए जो मौर्य प्रशासन का जो इतिहास रहा है वह इतिहास खास करके हमें जो कौटिल्य है, जिसका बचपन का नाम मैंने बताया था कि विष्णुगुप्त था, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस किताब है, विष्णु पुराण हो गया, बौद्ध धर्म जैन धर्म का जो ग्रंथ है, उसमें हमें प्रचुर मात्रा में मौर्य प्रशासन या यूं कहिए कि मौर्य इतिहास का जानकारी मिलता है। ठीक है, उसी के आधार पर आज हम आप सभी को मौर्य प्रशासन की जानकारी देंगे। तो पहले तो उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। उत्तर देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार से लिखेगा। मैंने आपको इस प्रकार से बना दिया है कि आपको 5 में 5 नंबर बिहार बोर्ड में कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण, बौद्ध एवं जैन धर्म के ग्रंथों से मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, मौर्य प्रशासन अत्यंत ही उच्च कोटि का था, यहाँ राजा सर्वोपरि था। यानी कि जो मौर्य प्रशासन का जो नीति था, जो मौर्य प्रशासन तो वो काफी उच्च कोटि का था। ठीक है, और राजा सर्वोपरि था, यानी कि जो राजा बोलेगा वही होगा। राजा यदि बोलेगा दिन को रात तो रात होगा, रात को दिन तो दिन होगा, इस प्रकार। यानी कि राजा क्या होता था? तो राजा सर्वोपरि होता था। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। मौर्य शासकों ने कठोर दंड का प्रावधान कर समाज को भय मुक्त प्रशासन प्रदान किए, यानी कि जो गलती करेगा उसको कठोर दंड दिया जाएगा, जिस कारण जो प्रशासन था काफी सुनिश्चित ढंग से चलता था। ठीक है, मौर्य प्रशासन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। वो 4 भाग कौन कौन से है? तो प्यारे बच्चों ये पहला है केंद्रीय शासन, यानी जो साम्राज्य था उसका एक केंद्र होता था जिसे केंद्रीय शासन आपको कहलाता है। जैसे मान के चलिए भारत का प्यारे बच्चों केंद्रीय शासन क्या है? तो भारत का केंद्रीय शासन हो गया दिल्ली। दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठते हैं कि नहीं बैठते? ठीक है, तो पहला हो गया केंद्रीय शासन। तो केंद्रीय शासन के अंतर्गत सत्ता का केंद्र राजा होता था, वह निरंकुश नहीं था। ठीक है, वह प्रजा को देखते हुए अनेक कार्य करता था, यानी कि प्रजा को देख करके वो अनेक हित का कार्य करता था। ठीक है, दूसरा हो गया नगर शासन। अब देखिए केंद्र के बाद जो बड़ा बड़ा जो नगर था, ठीक है, तो नगरीय शासन में इस प्रकार से लिखना, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। कितने सदस्य का? तो 30 सदस्य का, जो 6 समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समितियों में कितने सदस्य होते थे? तो प्यारे बच्चों 5 सदस्य होते थे। ठीक है,
नेक्स्ट है ग्राम शासन। अब जरूरी नहीं कि जो मौर्य साम्राज्य सब शहरे होगा, बहुत तो गांव होगा। अब गांव गांव का भी राजा समस्या समाधान करेगा तो कभी जिंदगी में पूरा समस्या का समाधान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जो गांव होता था तो गांव का देख रेख वहां का मुखिया करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके अंतर्गत गांव का देख रेख मुखिया करता था। कोई कार्य मुखिया से यदि कोई कार्य यदि मुखिया से नहीं हो पाता तो समस्या का समाधान राजा करते थे। यानी कि पहले जो गांव का समस्या है उसको मुखिया देखेगा, मुखिया से वह समस्या नहीं सुलझा, यानी कि समस्या काफ़ी जटिल है, तो तब जाकर के वह समस्या राजा के सामने जाता था, ठीक है, और समस्या का समाधान होता था। फिर उसके बाद है प्रांतीय शासन। अब वो क्या होता था कि जो मौर्य साम्राज्य जिन प्रांतों को जीतते थे उन जीत करके उस प्रांत में अपना राजकुमार नियुक्त करते थे, ठीक है। राजकुमार जैसे आज का आप गवर्नर भी बोल सकते हैं, जस्ट लाइक, ठीक है। तो देखिए प्रांतीय शासन, प्रांतों के राज्यपाल राजकुमार कहलाते थे, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यह आपका दूसरा प्रश्न, दूसरा दीर्घ समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसलिए अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये आपका तीसरा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था? प्यारे बच्चों, मैंने आपको लेक्चर वीडियो में भी यह समझाया, यानी कि देखिए जितना हम करा रहे हैं, हम तो सारा का सारा लेक्चर वीडियो में हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, ठीक है। तो प्रश्न है, क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था? तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों, जो प्राचीन जो गुप्त काल था वह भारत का स्वर्ण युग था। अब स्वर्ण युग का कोई मतलब सबको है ना बोलता है कि मतलब कि गुप्त काल में बहुत ज़्यादा सोना था, ये था। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह नहीं, स्वर्ण युग का मतलब यह था कि गुप्त काल में जो है आपका संस्कृति हो गया, ठीक है, जो कला हो गया, उसके बाद जो विज्ञान हो गया, काफ़ी उच्चतम शिखर पर था, इसलिए इतिहासकारों ने इसे स्वर्ण युग कहा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उत्तर आपको इस प्रकार से देना है। गुप्त काल सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस काल में समाज, धर्म, कला, स्थापत्य, शिक्षा, साहित्य एवं दर्शन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसलिए गुप्त काल को सांस्कृतिक प्रस्फुटन का काल कहा जाता है। सांस्कृतिक विकास की जानकारी तत्कालीन साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों में प्रचुरता में मिलती है, जिनका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार से है, ठीक है। यानी कि सांस्कृतिक विकास की जानकारी हमें कहाँ देखने को मिलती है? या तो साहित्यिक स्रोत में या तो पुरातात्विक स्रोत में। प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रथम जो प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत पढ़ाया था, मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये साहित्यिक स्रोत क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। नहीं आप जानते हैं तो पुराना वीडियो देखिए जा करके, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट आता है संक्षेप में, स्थापत्य कला का विकास, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, स्थापत्य कला का विकास के अंतर्गत है क्या हुआ कि स्थापत्य कला के क्षेत्रों में मंदिरों का निर्माण सबसे ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। यानी कि मंदिरों का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। विभिन्न देवताओं के लिए भव्य मंदिर बनाए गए। इन मंदिरों में तकनीकी एवं निर्माण संबंधी अनेक विशेषताएं देखी जा सकती है, ठीक है। दूसरा विशेषता है शिल्प कला। शिल्प मतलब हो गया वही मूर्ति, ठीक है। तो देखिए मूर्ति कला का विकास भी गुप्त काल में हुए। मूर्ति कला भी धर्म से प्रभावित है। अधिकांश मूर्तियां देवी देवताओं बुद्ध की बनी, ठीक है, देवी देवताओं की भी बनी और बुद्ध की, वही गौतम बुद्ध, ठीक है, बुद्ध की बनी, ठीक है। उसके बाद देखिए मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। इस काल में बुद्ध की अनेक सुंदर मूर्तियां बनी, यानी जो गौतम बुद्ध हैं उनके जो सुंदर सुंदर काफ़ी ज़्यादा मूर्तियां बनाता है, ठीक है। उसके बाद चित्रकला, ये लोग चित्रकला में भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो चित्रकला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। रंगों, रेखाओं का प्रयोग, भावों एवं विषयों का चित्रकरण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया, ठीक है, इस काल में। उसके बाद प्यारे चौथा पॉइंट है शिक्षा एवं साहित्य। गुप्त काल शिक्षा और साहित्य के विकास का युग था। पाटलिपुत्र, काशी, वल्लभी और मथुरा इस समय के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे। फाहियान ने पाटलिपुत्र में अनेक वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। फाहियान का तो नाम सुने ही होंगे, मैंने आपको बताया था, चीनी यात्री था, ठीक है। नालंदा महाविहार की स्थापना भी गुप्त काल में हुई। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनाया था, आपको कमेंट करके बताना है। राजकुमार गुप्त बनाया था कि कौन बनाया था, आपको
कमेंट करके बताना है, ठीक है। गुप्त काल में हुई जो आगे चलकर विख्यात शैक्षणिक केंद्र बना, ठीक है, यानी कि विश्व विख्यात शैक्षणिक केंद्र बना, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, गुप्त काल संस्कृति, भाषा एवं साहित्य के विकास का चरमोत्कर्ष का काल था। संस्कृत में ही धार्मिक ग्रंथों, नाटकों एवं प्रशस्तियों की रचना हुई। विज्ञान और तकनीकी शाखाओं का भी विकास गुप्त काल में हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इतना जो कारण है तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, उपर्युक्त सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर ही विद्वानों ने गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यह आपको तीसरा प्रश्न रहना हो गया। इसलिए हम आते हैं चौथे प्रश्न में, नंबरिंग करना भूल गए, ये आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है मौर्यकालीन इतिहास अध्ययन के स्रोत बतावे, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए जो मौर्य काल का जो इतिहास अध्ययन का जो स्रोत है मैंने आपको बताया तो वो मुख्य रूप से दो स्रोत है, पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत क्या होता है यह आप पुरानी वीडियो में देखिए, ठीक है, पुरानी लेक्चर में जो मैंने आपको सेपरेट चैप्टर पढ़ाया था प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत, उसको जाकर के अच्छे से पढ़िए, तब जाकर के आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, मौर्य इतिहास के बारे में दो प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक क्या होता है आपको पता ही होगा, ठीक है। साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी जो लिखित अवस्था में है, ठीक है। साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्राक्षर, मेगास्थनीज का इंडिका, बौद्ध साहित्य और पुराण है। पुरातात्विक स्रोतों में यानी पुरातात्विक स्रोत वह स्रोत जो लिखित अवस्था में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, बल्कि वह आपको क्या जैसे जमीन के अंदर से देखने को मिलता है, जैसे, ठीक है, पुरातात्विक वस्तु हो गया, अभिलेख हो गया, वो सब पुरातात्विक स्रोत आते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख और अभिलेख और वस्तुओं के अवशेष जैसे चांदी और तांबे के छेद किए हुए सिक्के शामिल है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो मौर्यकालीन इतिहास अध्ययन है आखिर उसका जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों साहित्यिक स्रोत में पहला हो गया मुद्राक्षर। तो मुद्राक्षर ये भी एक किताब है, यह किताब गुप्त काल में ही विशाखादत्त द्वारा लिखा। अब गुप्त काल में जो है जो विशाखादत्त जो देखा वो लिखा, तो लिखने के क्रम में जो भी हम उसको जब पढ़ते हैं तो उसके तो हमें मौर्यकालीन का इतिहास जानकारी दिखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए मुद्राक्षर, तो यह पुस्तक गुप्त काल में विशाखादत्त द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रोशनी डालने के अतिरिक्त चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया था। मैंने आपको बताया था कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो प्यारे बच्चों धनानंद थे। इसका लेक्चर वीडियो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। दूसरा है इंडिका। इंडिका कौन लिखा था प्यारे बच्चों, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था तो यूनानी था, ठीक है, यूनानी राजदूत था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त के दरबार में था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रची गई जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में सेल्यूकस निकेटर का दूत था, ठीक है। यह मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, ठीक है, 7 जाति प्रणाली और भारत में गुलामी का ना होना बताती है। यद्यपि इसका मूल प्रतीक खो गया, जो इसका जो मूल प्रतीक था वो मूल प्रतीक खो गया है, ठीक है। यूनानी लेखकों जैसे एस्ट्रबो थे, ठीक है, उनके लेखों में उदाहरण के रूप में सहेजे हुए हैं, ठीक है। तो कौन, तो इंडिका, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका आता है तीसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये भी आपका पुस्तक है यानी कि साहित्य है, इसलिए साहित्य स्रोत में इसको हम रखेंगे। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह खुद कौटिल्य लिखे थे यानी चाणक्य, जिसका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। यह पुस्तक कौटिल्य के द्वारा राजनीति और शासन के बारे में लिखी गई है। यह पुस्तक मौर्य काल के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताती है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक का प्रधानमंत्री था, ठीक है। चौथा आपका पॉइंट है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य जैसे जातक, ठीक है, बौद्ध साहित्य में जो जातक जो ग्रंथ है, ठीक है, सॉरी जातक जो पुस्तक है, ठीक है, जातक मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, जबकि बौद्ध वृत्तांत, ठीक है, महावंशा, देखिए वृत्तांत जो व्यक्ति है जो घूम घूम करके जो भारत को देखा, जो वर्णन किया, उसी को वृत्तांत बोलते हैं। महावंशा और दीपवंशा अशोक के बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक फैलाने की भूमिका के बारे में बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि अशोक का जो पुत्र और पुत्री था वो खुद श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म के बारे में बताया था, ठीक है। इसका जो जानकारी हमें बौद्ध के वृत्तांत में देखने को मिलता है, ठीक है।
ये यहाँ तक तो प्यारे बच्चों आपका साहित्यिक स्रोत है ना हो गया, जो कि लिखित अवस्था में दिखने को मिलता है। अब दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले एक ही आपका इंपोर्टेंट है, अशोक का अभिलेख। ठीक है, देखिए अभिलेख ये भी हालांकि लिखा रहता है, लेकिन साहित्यिक स्रोतों से ये अलग होता है। अभिलेख जो है या तो चट्टान पर लिखा होगा, या धातु पर लिखा होगा, या दीवार पर लिखा होगा, इसको हम लोग अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख भारत के विभिन्न उपमहाद्वीपों में शिलालेख, स्तंभलेख और गुफा शिलालेख के रूप में पाए जाते हैं। ज़्यादातर अभिलेखों में अशोक की जनता को घोषणाएं हैं, जबकि कुछ में अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी कि जो बौद्ध धर्म, जो अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चा प्रश्न है, शायद ये 5वां प्रश्न है। हाँ शायद 5वां, कौन सा, हाँ 5वां यह प्रश्न है। ठीक है, सम्राट अशोक की कौन सी विशेषता उसे महान बनाती, यानी अशोक महान बनाते। सम्राट अशोक की कौन सी विशेषता उसे अशोक महान बनाते। अब दुनिया भर में कहता है ना कि अशोक महान है, तो आपको जानना पड़ेगा ना कि आखिर सम्राट अशोक क्यों महान है, उसका कारण देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक ने अपनी प्रजा को सुख प्रदान करने के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जिन्होंने उसे न केवल भारत बल्कि विश्व का एक महानतम सम्राट बना दिया। भारत में तो महान बना ही दिया, बल्कि विश्व में भी महान बना दिया। उसके महानतम का कारण निम्नलिखित है। क्या कारण है, तो प्यारे बच्चों देखिए, कलिंग युद्ध के बाद वो पूरा का पूरा बदल गया। ठीक है, तो कारण, पहला कारण है शांति और अहिंसा का पालन करना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध और दिग्विजय की नीति का परित्याग कर शांति और अहिंसा को अपनी राजनीति का मुख्य आधार बनाया, जो पूरे दुनिया भर में शक्तिशाली था। जो दुनिया जितना चाहता था वो उसको छोड़ करके वो शांति और अहिंसा का पालन करने लगा। उतना बड़ा शासक, ठीक है, उतना क्रूर शासक जो सिरे कुछ नहीं देखता था, हजारों हजारों की तादाद में लाश गिरा देता था, अब वही शासक है ना क्या करता है, तो गरीब को देख करके दान देता है, दया आ जाता है हृदय में। जानवर का जो पहले शिकार करता था वो शिकार करने से पहले 10 बार सोचता है। ठीक है, इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया, तभी तो अशोक का महान बोलते हैं। दूसरा है शिकार और पशु हत्या पर रोक। पहले खुद शिकार करता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वो शिकार करना बंद कर दिया, पशु हत्या पर रोक लगा दिया। ठीक है, तो अशोक ने शिकार खेलना और पशुओं का वध करना बंद कर दिया। उसने रोगी पशुओं का इलाज के लिए अस्पताल खुलवाए, और जो रोगी पशु था उसके इलाज के लिए अस्पताल भी खुलवाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जनसेवा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपना जीवन जनसेवा में लगा दिए। अब वे गरीबों और दुखियों की सेवा करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म का प्रचार। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया और उसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए राज्य की संपूर्ण शक्ति, यानी राज्य का जितना शक्ति था, जितना साधन था, यानी पैसा वैसा सब लुटा दिया बौद्ध धर्म में। इतना भक्तिमय हो गया था बौद्ध धर्म, इसलिए तो मौर्य साम्राज्य अशोक के जाने के साथ ही लेकर के डूब गया। ठीक है, संपूर्ण शक्ति और साधन लगा दिए। ठीक है, और ये भी कारण था, पतन का भी एक कारण रहा है, आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी। अशोक ने अपने राज्य में सड़क बनवाए, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशाला बनवाई, पशुओं और मनुष्यों के लिए अस्पताल खुलवाए और कला, शिक्षा तथा साहित्य का भी विकास किया। अतः उपयुक्त कारण अशोक को महान बनाते। तो प्यारे बच्चों, ये जो 5 दीर्घ है, ये 5 ही दीर्घ नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में 5 और दीर्घ आपको कराएंगे, तब जाकर के दूसरे अध्याय का दीर्घ आपको प्यारे बच्चों समाप्त होगा। इसलिए जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं, मैंने आज PDF नहीं भेजा है, क्योंकि PDF जो है वो आधा ही बना, बस इतना ही बना है, क्योंकि देखिए इतना बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय है ना लग गया है। इसलिए प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में मैं आपको दीर्घ समाप्त कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।